नमस्कार, देव वीडियो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 का चैप्टर नंबर 3 राजस्थान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले दो पार्ट में हमने ग्रामीण विकास के बारे में पढ़ा। आज हम पंचायती राज को शुरू करेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि राजस्थान त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने में या लागू करने में अग्रणी राज्य रहा है, क्योंकि राजस्थान से ही 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिला है, वहाँ पे एक गांव है बगदरी, वहाँ से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई। ठीक है, और पंचायती राज का उल्लेख भारतीय संविधान के 243वें आर्टिकल में है, अनुच्छेद में है, और स्तरीय में ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद है। ये सब बातें हम भारत की पॉलिटी या राजस्थान की पॉलिटी में पढ़ते हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि राजस्थान इकोनॉमी में ये अपना चैप्टर है, पंचायती राज के बारे में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि जो पंचायती राज संस्थान है ना, उनको अनुदान कैसे दिया जाता है, मतलब कि उनको पैसे मतलब खर्च करने के लिए पैसे कहाँ से और कैसे मिलते हैं। ठीक है, तो इनके अनुदान हेतु भारत सरकार द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक 5 साल में, और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग का गठन किया गया है 2020-21 से 2024-25 के लिए। ठीक है, 5 साल के लिए। ठीक है, इस वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है ये भी आपको मैं बता दूं थोड़ा बहुत। अध्यक्ष है इसके एन के सिंह तो इसके अध्यक्ष है, और इसके 4 सदस्य हैं। सदस्य कितने हैं? 4। चारों का नाम पहले तो है अजय नारायण झा, जो शक्तिकांत दास की जगह ले हैं। दूसरा है अशोक लाहिड़ी। तीसरा है अनूप सिंह, और चौथे हैं रमेश चंद। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चारों के नाम याद होने चाहिए। और ये 15वां वित्त आयोग है ना, उसने कुल अनुदान है ना, कुल अनुदान का 40% अनटाइड अनुदान वह 60% टाइड अनुदान देने की सिफारिश की है राज्यों को। ठीक है, 40% और 60%। और ये अनटाइड अनुदान और टाइड अनुदान होता क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना। अनटाइड अनुदान वो होता है कि जिसमें जो स्थानीय निकाय है ना, स्थानीय निकाय अपनी स्थानीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस राशि का यूज कर सकते हैं, इस अनुदान का यूज कर सकते हैं। और टाइड अनुदान में कोई स्पेसिफिक यानी फिक्स यानी निश्चित एरिया, निश्चित क्षेत्र में ही इसका यूज कर सकते हैं। अब इसका तो जैसे कहीं भी करें स्थानीय जरूरत, जैसे स्ट्रीट लाइट लगाने में कर सकते हैं, स्ट्रीट लाइट हो गई। स्वास्थ्य उपकेंद्र हो गया, स्वास्थ्य केंद्रों में इसका यूज कर सकते हैं, या फिर पार्क बनाने में। ठीक है, या खेल का मैदान हो गया, उसके लिए इस राशि का यूज कर सकते हैं। जबकि इसका टाइड अनुदान का यूज फिक्स मतलब कि कोई निश्चित क्षेत्र में ही कर सकते हैं। निश्चित क्षेत्र जैसे स्वच्छता मिशन हो गया, स्वच्छता मिशन में इसका यूज कर सकते हैं। और जल संचयन हेतु, जल आपूर्ति हेतु जो योजना है उनमें इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, यह है 15 वित्त आयोग। इसका अध्यक्ष का पता होना चाहिए, कब से कब है ये पता होना चाहिए, और सदस्य कौन है, और टाइड और अनटाइड अनुदान क्या होता है। अब चलते हैं, ये तो केंद्र का वित्त आयोग क्या क्या। अब जो 15वां वित्त आयोग है ना, वो कुल राजस्व कर का 15 वित्त आयोग ने कुल राजस्व कर है ना, कुल राजस्व कर
का 41% यानी 41% राज्यों को देने की सिफारिश की है वित्त आयोग ने। ठीक है, कुल राजस्व कर है उसका 41% राज्यों को देने की सिफारिश की है 15वें वित्त आयोग ने। अब राज्यों को दिया गया ये अनुदान, अब राज्यों में कैसे कैसे यूज होगा पंचायती राज के लिए, मतलब योजनाओं कार्यक्रम के लिए ये कैसे कैसे यूज होगा, उसके लिए उस अनुदान को बंटवारा करने के लिए, विभाजित करने के लिए राज्यों में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और राजस्थान में अभी छठा वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, जो वो भी 2021 से लेके 2024-25 के लिए 5 वर्ष के लिए। ठीक है, ठीक है। अब राज्य वित्त आयोग ने क्या मतलब कि जो कुल मतलब कि राज्यों को मिला है कुल राजस्व कर, उसमें मतलब कि स्थानीय स्वशासन को कितना दिया जाए, अपने को तो यही पढ़ना है ना। तो राज्य को जो 41% में जो हिस्सा मिलेगा उसका स्थानीय स्वशासन के लिए राजस्थान 6.75% स्थानीय स्वशासन मतलब नगर पालिका और ये पंचायत है उनको दिए जाने की सिफारिश की है राज्य वित्त आयोग ने। स्थानीय ये 6.75%, इसमें भी स्थानीय स्वशासन का बांट दे तो 75.10% तो पंचायतों को, त्रिस्तरीय पंचायतों को, और 24.90% नगर पालिकाओं को, त्रिस्तरीय नगर पालिकाओं को देने की सिफारिश की है। ठीक है, अब इस 75% यानी 6.75 का 75% पंचायतों को दिया जाएगा। पंचायतों में भी 3 स्तर है, ग्राम पंचायत आ गई, एक तो ग्राम पंचायत आ गई, एक ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति आ गई, और जिला स्तर पर जिला परिषद आ गई। ठीक है, इधर भी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम आ गई। तो ये तीनों में बांटे, तो इस 75% का भी तीनों में बांटे तो 75% तो ग्राम पंचायतों को अनुदान मिलेगा, और 20% पंचायत समिति को, और 5% जिला परिषद को। ये है इसका ओवरव्यू। तो एक बार मैं दोबारा बता दूं, 15वां वित्त आयोग कुल राजस्व कर का 41% देगा राज्यों को, और इस 41% में राजस्थान को जो राशि मिलेगी उसका 6.75% स्थानीय स्वशासन को दिया जाएगा, यानी कि पंचायतों और नगर पालिकाओं को। इसमें भी 75.10% पंचायतों को और 24.90% नगर पालिकाओं को। ठीक है, और पंचायतों में भी त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है ना अपने, तो ग्राम पंचायतों को इसका भी 75%, और इसका 20% पंचायत समिति को, और 5% जिला परिषद को। ठीक है, थोड़ा समझने में हार्ड है लेकिन समझ लो आराम से। अब जो पैसे ये मतलब अनुदान मिल रहा है उसका यूज, चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में जो अनुदान दिया जा रहा था उसका कितना खर्च कहाँ पे हो रहा है, किस हिसाब से हो रहा है वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखेंगे हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। भारत में स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 से शुरू किया गया। ठीक है, ठीक है। इसका फर्स्ट फेज 2014 से 2019 के बीच में रहा, जिसका उद्देश्य था भारत को खुले में शौच से मुक्ति दिलाना। ठीक है, ये तो फर्स्ट फेज का उद्देश्य था, लेकिन इसका सेकंड फेज 2020-21 से 2024-25 के बीच है। और इसका उद्देश्य क्या है ये अपने को पता होना चाहिए। इसका उद्देश्य है भारत को ODF जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, या गांव लिख दे,
गाँवों को जो ODF स्थिति मिली है ना, तो गाँवों की ODF स्थिति को बनाए रखना, एवं ठोस व तरल कचरा प्रबंधन, ये इसके सेकंड फेज का क्या है, उद्देश्य है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत राजस्थान को 2018 में ODF का दर्जा मिला, यानी वन ओपन डेफेकेशन फ्री, यानी खुले में शौच से मुक्ति। इसको भी हम देखेंगे भी बाद में। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है, सबमिशन क्या है, इसके 3 सबमिशन या प्रावधान क्या है, इसके अंतर्गत 3 प्रावधान है। एक तो व्यक्तिगत शौचालय, दूसरा सामुदायिक स्वच्छता केंद्र, और तीसरा है ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन। ये इसके 3 सबमिशन है, या मतलब कि 3 प्रावधान इसके अंतर्गत। तो पहला है व्यक्तिगत शौचालय, यानी कि जो BPL और जो APL है, घर है ना, परिवार है, उनको क्या दिया जाएगा, शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये दिए जाएंगे इस मिशन के थ्रू। और इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी रहेगी 60-40, ठीक है। दूसरा है सामुदायिक स्वच्छता केंद्र। इसमें क्या है कि ग्राम पंचायत है ना, वो सामुदायिक मतलब कि शौचालय का निर्माण करेगी, उसके लिए उसको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इसमें 70% राशि तो स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू दी जाएगी, और 30% पैसे जो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश थी ना, टाइड 30% टाइड अनुदान, 60% टाइड अनुदान, उसमें से 30% हिस्सेदारी होगी। और तीसरा है ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन किया जाएगा। इसमें भी 70-30 होगी, 70% हिस्सेदारी तो स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू, और 30% वो टाइड अनुदान, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं कि ये ODF प्लस क्या होता है, इनको मैं बता दूं, थोड़ा बहुत देख लो। ODF प्लस और ODF++, ये दर्जा कैसे दिया जाता है, ये कुछ नहीं, इसका फुल फॉर्म था ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच से मुक्ति। ODF का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति दिन के किसी भी समय खुले में शौच नहीं जाता हो, मतलब कहाँ ऐसा कोई क्षेत्र जहाँ पे कोई भी व्यक्ति खुले में शौच के लिए नहीं जाता हो, तो उस जगह को ODF का दर्जा दिया जाता है। वैसा ये संभव तो नहीं है ऐसा, लेकिन राजस्थान को 2018 में दे दिया गया था ये दर्जा ODF का। दूसरा ODF+, ये सामुदायिक स्वच्छता केंद्र या सार्वजनिक स्वच्छता केंद्र है, उनकी सफाई से रिलेटेड है, उनके हिसाब से ये दर्जा दिया जाता है। और तीसरा ये ठोस एवं कचरा प्रबंधन है, जैसे नालियाँ और नालों की निकासी प्रणाली है, सही है या गलत है, उसके हिसाब से ODF++ का दर्जा दिया जाता है। तो ये 3 प्रकार के दर्जे, वैसे पूछेगा कोई नहीं, लेकिन एक बार पता होना चाहिए, ठीक है। और इसको है ना, जो ये स्वच्छ भारत मिशन को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्तमान में क्रियान्वित या संचालित किया जा रहा है, ठीक है, पहला बात। दूसरा है पंचायत पुरस्कार भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो 24 अप्रैल को आता है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस, उस दिवस पर दिया जाता है क्या, पंचायत पुरस्कार। 2010-11 से पंचायत पुरस्कार दिया जा रहा है, और ये निम्न श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है। इसमें पहली श्रेणी है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण
पुरस्कार। ये सभी पुरस्कार पंचायतों को उत्कृष्ट कार्य हेतु दिए जाते हैं। ये पहला मान लो, ये सभी मान लो, ठीक है। उत्कृष्ट कार्य, अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु ये दिया जाता है। ये दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार एक जिला परिषद, 2 पंचायत समितियों और 5 ग्राम पंचायतों को दिया जाता है, ठीक है। उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इतना ध्यान भी नहीं रखना, लेकिन एक जिला परिषद का देख लेना। वर्तमान में इसमें 50 लाख रुपए दिए गए थे इस बार झुंझुनू की जिला परिषद को, ये देख लेना, ठीक है। दूसरा है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। मतलब कि ऐसी कोई पंचायत, ग्राम पंचायत है जो ग्राम सभा आयोजित करने में उत्कृष्टता हासिल की हो, मतलब कि अच्छी तरीके से ग्राम सभाएं आयोजित हो रही है वहाँ पे सिस्टमिक ढंग से, तो उस ग्राम पंचायत को यह पुरस्कार, नानाजी देशमुख पुरस्कार दिया जाता है। एक पंचायत को, एक राजस्थान की एक ग्राम पंचायत को दिया जाता है, और उसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तीसरा है ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार। यह पुरस्कार भी एक ग्राम पंचायत को दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथा, जो बाल हितैषी के लिए जो ग्राम पंचायत कार्य कर रही है ना, ऐसी एक ग्राम पंचायत को ये पुरस्कार दिया जाता है, इसमें भी 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना, यह योजना 2015 में शुरू की गई थी, ये कोई नहीं पूछेगा। भारत सरकार की योजना है क्या, ग्राम पंचायत विकास योजना। इस योजना का उद्देश्य है कि जो ग्राम पंचायतें हैं ना, ग्राम पंचायतें आपसी सहयोग से विकास कार्यों को बढ़ावा देने का कार्य करें। इस योजना का ये उद्देश्य है। और इसके तहत भारत सरकार है ना, 2 अक्टूबर, इसके तहत भारत सरकार 2 अक्टूबर से 31 जनवरी यानी गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी से डेथ एनिवर्सरी के बीच में क्या करेगी, एक अभियान चलाएगी। एक अभियान चलाती है, उसका नाम है सबकी योजना सबका विकास। ये भारत सरकार का एक अभियान है जो 2 अक्टूबर से 31 जनवरी प्रत्येक साल में चलाया जाता है। और इसके लिए भारत सरकार ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल चलाया गया है, ठीक है, इस अभियान के लिए, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? स्वामित्व योजना का उद्देश्य है कि गाँव में जाकर ड्रोन से सर्वे किया जाएगा और जो गाँव वाले उनकी संपत्तियों पर मालिकाना हक उनको दिलाने का प्रयास किया जाएगा। यही स्वामित्व योजना है। इसकी डेट देख लेना एक बार। नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इस अभियान का नाम अभी 2022 में ये पढ़ रहे हैं हम। इस अभियान का नाम थोड़ा मार्कर धीरे चल रहा है। इस अभियान का नाम अभी कर दिया गया है, यार क्या हो गया, मार्कर नहीं चल रहे। पुनरुत्थान ग्राम स्वराज अभियान, इसका नया नाम कर दिया गया है 2022 में। राष्ट्रीय और लगा लेना, ये इसका नाम कर दिया गया है 2022 में। और यह अभियान मार्च 2026 तक चलेगा। मार्च 2026 तक चलेगा, 16-26 आएगा, मार्च 2026 तक चलेगा।
सही है। मार्च 2026 तक चलेगा यह है अभियान। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? इस अभियान का उद्देश्य यह है कि एक तो ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ बनाना, और जो ग्राम पंचायत में जो लोगों के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि है उनको उनकी क्षमता में संवर्धन करना, और उनको प्रशिक्षण देना। इसमें कार्मिक भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। विलेज मास्टर प्लान। विलेज मास्टर प्लान ये है कि आगामी 30 वर्षों के लिए, जो आने वाले 30 वर्ष है, आगामी 30 वर्षों के लिए सरकारी स्कूल हो गई, खेल मैदान हो गए, पार्क हो गए या सरकारी भवन हो गए, उनके लिए क्या ज़मीन का आवंटन किया जाएगा। और इसके लिए राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ये विलेज मास्टर प्लान के लिए। और इसमें मंजूरी है ना, मंजूरी ग्राम पंचायत देती है और उसका अनुमोदन ग्राम सभा करती है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको देख लेना एक बार, क्वेश्चन पूछे तो नहीं जाते इनसे। ठीक है, आगे चलते हैं। वॉल टू वॉल विकास पथ। इसमें क्या है कि जो ग्राम पंचायतें हैं ना, वहाँ पे एक तो कंक्रीट या वो सीमेंट की रोड बनाई जाएगी और नालियों को भी ढका जाएगा। जो नालियाँ बनाई जाएगी इसके पास उनको ढका जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रशासन गाँव के संग अभियान। प्रशासन गाँव के संग अभियान 2 अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया था। इसमें क्या किया जा रहा है कि इसमें मतलब कि कोई भी अधिकारी या कार्मिक है वो मौके पे जाते हैं, यानी गांव में जाते हैं, और वहाँ पे जो शिकायतें मिलती है उनका समाधान किया जाता है, उनका निस्तारण किया जाता है। जैसे कोई किसी को जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो उनका वहीं पे जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाएगा, या किसी को मतलब मकान का पट्टा नहीं है तो वहाँ पे पट्टे भी जारी किए जाते हैं। ये है अपना प्रशासन गाँव के संग अभियान। ठीक है, आगे चलते हैं। एक नोट डाल लेना आप, फैक्ट है वो याद करने हैं कि राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है। एक तो ये याद करना है। दूसरा है राजस्थान में कुल गांव कितने हैं। ठीक है। तीसरा, कितने % गांव में सड़कें हैं, कितने प्रतिशत गांवों में सड़कें हैं। और चौथा पॉइंट है मतलब कितने गांव विद्युतीकृत। ये मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा, एक बार देख लेना। विद्युतीकृत है यानी कि बिजली सप्लाई हो रही है। ये 4 फैक्ट आपको ध्यान देने हैं। तो पहला राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई। राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई है 1,86,462 किलोमीटर। ये याद ही करना है आपको, इसमें कोई ट्रिक नहीं हो सकती, याद ही करना 1,86,462। दूसरा, राजस्थान में कुल गांव कितने हैं। राजस्थान में 43,264 गांव हैं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है। तीसरा, ये 43,264 गांव में कितने % गांव क्या हो गए, सड़कें हैं। तो राजस्थान में कुल 88.39% गाँव में सड़कें हैं। और कितने गांव विद्युतीकृत हो गए हैं, तो ये 43,000 लगभग 995 के करीब 965 देख लूँ मैं। हाँ, 43,965 गाँवों में क्या विद्युतीकृत हो गए हैं। अब आपको पता चल रहा होगा राजस्थान में गांव तो कितने हैं 43,264, और विद्युतीकृत कितने हो गए 43,965। लेकिन ये डाटा 2011 का है, अपन डाटा भी 2022-23 का पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार अपना हम